हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस को। पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड मेरी 2-3 वीडियोस पहले भी डली हुई हैं, लेकिन आप लोग की स्पेशल डिमांड पे पेडिग्री एनालिसिस का लेटेस्ट एक वर्जन बना दे रहा हूँ। चलिए चालू करें। पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसकी वेटेज जो है, आप ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं कि हर साल आए नीट में, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है ऑन एन एवरेज। एक क्वेश्चन की आप समझ लीजिए इसकी ग्रेविटी है। लेकिन ये आप लोग को इतना बैक ऑफ द माइंड आपके प्ले करता रहता है कि पेडिग्री आती नहीं, पेडिग्री आती नहीं, तो एक आप पे अनड्यू प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है कि पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। उसीलिए ये आज मैं आपके लिए वीडियो डालने जा रहा हूँ। आज ये देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है मेरी, कभी भी पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन नीट के लेवल का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप देखते ही विद इन सेकंड्स आप उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर मेरी ये वीडियो आखिरी तक देख लेंगे आप। तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। इसमें मैं पेडिग्री को पहले बताऊंगा, पेडिग्री है क्या, एनालिसिस कैसे करनी है, क्या ट्रिक्स हैं, सब बताऊंगा आपको। और बाय ऑब्जर्वेशन ओनली यू कैन टेल दैट विच टाइप ऑफ ट्रेट इज़ दिस। आप बताने लगेंगे ऑब्जर्वेशन से ही, खाली रीजनिंग लॉजिक तो लगाएंगे ही। मतलब पेडिग्री आपके सामने आई, विद इन सेकेंड्स आप मैनेज कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे पेडिग्री को, अगर आप पूरा लेक्चर देख लेंगे। क्योंकि ये इसमें आपको शुरू में मैं 10-15 मिनट पेडिग्री के बारे में बताने के बाद 8 या 9 एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जिनको मैं सॉल्व करूंगा विद लॉजिक, और आपको समझ में आ जाएगा कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे आपने अप्रोच करनी कभी भी पेडिग्री आए। ठीक है जी। तो चलिए चालू करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अ पेडिग्री इज अ फैमिली ट्री दैट रिप्रेजेंट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल जनरेशन। तो पेडिग्री क्या है? एनालिसिस जिसकी करनी है आपको, पेडिग्री की करनी है। तो पेडिग्री क्या है? पेडिग्री है फैमिली ट्री। आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी भी आनुवांशिकी बीमारी का जो किसी एक फैमिली में, परिवार में चलती चली आ रही है, कम से कम 5 से 6 जनरेशन की आप रिकॉर्ड बना लेंगे और उसको डायग्राम्स के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं पेडिग्री। जिसमें पेडिग्री में जब आपने फैमिली ट्री बना लिया, वंश वृक्ष बना लिया कि पिताजी में थी, माताजी में थी, माताजी से बेटे में आई, बेटे से पोते में आई, तो मदर में थी, मदर से सन में उसका इनहेरिटेंस हुआ, सन से उसके सन में इनहेरिटेंस हुआ, ग्रैंड सन में मतलब इनहेरिटेंस हुआ। तो इस तरह का अगर रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो उसको कहते हैं पेडिग्री। किसी भी एक इनहेरिटेबल ट्रेट के कैरेक्टर का जब आप उसकी अकरेंस दिखाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसको जब आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पेडिग्री है। इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं। लेकिन एक चीज़ हमें, मतलब जब हम अप्रोच करने जा रहे हैं, क्लिनिकल अप्रोच करने जा रहे हैं, तो पता तो हो कि क्या है पेडिग्री क्या है। अब पेडिग्री का एनालिसिस जब आप उसकी व्याख्या कर लेंगे कि इसकी इनहेरिटेंस कैसे हो रही है पर्टिकुलर ट्रेट की, इसकी किसकी ट्रेट की, या कैरेक्टर की, या डिजीज़ की, तब आप उसको बता देंगे कि ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है, कि सेक्स लिंक ट्रेट है, या डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाला ट्रेट है, या रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाला ट्रेट है। ठीक है जी। तो ये शो करता है पेडिग्री एनालिसिस, या पेडिग्री शो करती है इनहेरिटेंस पैटर्न को ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? तो फिनोटाइप, जीनोटाइप 2 टर्म आते हैं, ये तो आपको पता ही होंगे। फिनोटाइप है फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या फिजिकल अपीयरेंस है। जीनोटाइप बता रहा है उसका जेनेटिक मेकअप, कि वो उसमें जीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जेनेटिक मेकअप क्या है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप टर्म इसको बताते हैं। आगे चलते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के बताए, लॉ बताए, जो मेंडल ने इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब किया कि इनहेरिटेंस हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? फैक्टर का। फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मेंडल के हिसाब से वो फैक्टर थे, जिसको आज की तारीख में नाउअडेज वी आर नोन बाय द टर्म, हम उसको जानते हैं जीन, और मोर अप्रोप्रिएटली कहे सिस्ट्रॉन। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस डिफ़िकल्ट टू स्टडी। मेंडेलियन के इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल हैं उसको आप अगर ह्यूमंस पे अप्लाई करते हैं तो उन करेक्टर का अध्ययन ह्यूमंस पे इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज गेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फैमिली पेडिग्री और द रिजल्ट ऑफ मेटिंग दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। तो आज की तारीख में हम लोग जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को समझ पा रहे हैं,
उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। मेंडल के इनहेरिटेंस से संबंधित प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन जो हम ह्यूमन जेनेटिक्स में ह्यूमंस पे कर पा रहे हैं, उसमें हमें सहायता मिल रही है। किससे? जब हम किसी भी फैमिली में उसकी पेडिग्री को, फैमिली पेडिग्री को एनालिसिस करेंगे, तो हम मेंडल के प्रिंसिपल को उस फैमिली पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मेंडल के प्रिंसिपल का एप्लीकेशन ह्यूमन में डायरेक्टली इतना आसान नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? एक तो आप कंट्रोल मीटिंग नहीं करा सकते ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते अपनी क्लिनिकल कहिए कि एक्सपेरिमेंट्स का। और एक बार की मीटिंग में केवल मोस्ट प्रोबेबली एक ही प्रोजीनी पैदा हो रहा है, तो एक प्रोजीनी मतलब मल्टीपल प्रोजीनी नहीं पैदा हो रहे। तीसरी बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लंबी है ह्यूमन बीइंग की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबी होने के कारण आप उसमें कई जनरेशन तक आप स्टडी नहीं कर सकते। भाई हम भी तो साथ में निपट जाएंगे। अगर हम पेडिग्री एनालिसिस किसी मिस्टर गुप्ता, मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर सोलंकी किसी की अगर हम फैमिली को स्टडी करने लगेंगे तो कितनी जनरेशन तक? हद 2 जनरेशन या 3 जनरेशन। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी यानी पुबर्टी एज यानी रिप्रोडक्टिव कैपेबल होना मेल्स मतलब ह्यूमंस में आपको पता ही है 18 ईयर्स के अराउंड, भाई 16-18 ईयर्स तो आसान नहीं है। इसलिए मैं ह्यूमन में आपको पेडिग्री एनालिसिस करना बाय अप्लाइंग मेंडल इनहेरिटेंस, उसको आप ह्यूमन बीइंग को बना लें आप सब्जेक्ट अपने एक्सपेरिमेंट का, आसान नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, जो भाई भविष्य में तो दिक्कत है तो भूत में चले जाओ। फ्यूचर में आप इसको इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते, तो पास्ट में जो हो सका उसकी एनालिसिस कर लीजिए। बाय एनालिसिस द पेडिग्री वी मे बी एबल टू प्रिडिक्ट हाउ द ट्रेट इज इनहेरिटेंट। पेडिग्री आपने बना ली, वंश वृक्ष बना लिया, फैमिली ट्री बना लिया, और उसकी एनालिसिस करके आप बता सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ट्रेट, कैरेक्टर, डिजीज़, ये जो है इसका इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है। इट इज़ द विजिबल टूल, दिखाई देने वाला, फॉर डॉक्यूमेंटिंग द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप इन फैमिलीज एंड टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये एक विजिबल टूल है जिसकी सहायता से आप बता पाएंगे कि क्या रिलेशनशिप था फैमिलीज़ में, कैसे बाप से बेटे में ये डिजीज़ गई, उसको आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और आप मोड ऑफ इनहेरिटेंस कि भाई ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है कि सेक्स लिंक ट्रेट है, डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रहा है कि रिसेसिव एलील से गवर्न हो रहा है, ये सब सारी बातें आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन्स इज डिफ़िकल्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। कंट्रोल प्रोसेस कैन नॉट बी मेड। आप लैब में मेल मतलब ह्यूमन कपल को ये नहीं कह सकते कि भाई कंट्रोल क्रॉस अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब वो सब बातें नहीं हो सकती। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज़ वेरी लो। एक बार की प्रेगनेंसी में मोस्ट प्रोबेबली एक ही या ट्विन, रेयर, तो पता लगता है जी ऑफस्प्रिंग काफ़ी कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है। सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन अराउंड, सेक्सुअल मैच्योरिटी अरेंड 18 साल के। मैनी फिनोटाइप्स आर एक्सप्रेस इन लेटर स्टेज। और कई सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर ऐसे हैं, फिजिकल अपीयरेंस, जो इनिशियली एज में नहीं होते, या कहिए कि चाइल्ड एज में नहीं होते, एडल्ट एज में काफ़ी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आते हैं। तो ये इसलिए ये कुछ हमारे ड्रॉबैक या लिमिटेशंस हैं, रादर आई शुड से कि ये लिमिटेशंस हैं कि यू कांट मेड कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप ह्यूमन बीइंग को मेटिंग नहीं करा सकते, या आप उसको मतलब इसको स्टडी करना इनहेरिटेंस को ह्यूमन बीइंग में आसान नहीं है ड्यू टू दिस पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं कि इन पॉइंट्स की वजह से लिमिटेशन है कि हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम पास में जो हो चुका उसका रिकॉर्ड बना लें, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या, हमारा इंटरेस्ट ये है कि किसी भी फैमिली में जो डिजीज़ रन कर रही है उसका क्या पैटर्न है, हम ये जानना चाहते हैं। मेन तो हम ये जानना चाहते हैं ना पेडिग्री के द्वारा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम फ्यूचर में, तो हमने बोला कि हमारा रास्ता जो है कठिन है, कि एक बार की मीटिंग में पता लग रहा है जी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वेरी स्मॉल है, कंट्रोल प्रोसेस नहीं हो सकती, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग है, तो आप भी भैया आप भी तो साथ साथ बुढ़ा रहे हो। तो आप किसी भी कपल को या किसी भी फैमिली को कितने सालों तक आप उसको स्टडी कर सकते हो? 70-80 साल। 70-80 साल का मतलब 2 जनरेशन, बहुत हद 3 जनरेशन, नहीं तो 2 जनरेशन मान लीजिए। तो आप क्या उसका एनालिसिस कर पाएंगे और क्या उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये जो डिजीज़ रन हो रही है या कैरेक्टर या आपका ये ट्रेड जो चल रहा है किसी फैमिली में, उसका क्या पैटर्न है इनहेरिटेंस का, ये आसान नहीं होगा। तो हम लोग क्या करें? हम लोग बना लें जो पास्ट में हो चुका उसका रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट कर लें, उसको रिप्रेजेंटेशन कर दे सिंबल्स के द्वारा, तो वो कहलाएगा पेडिग्री। और उसकी एनालिसिस से हम लोग
प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कैरेक्टर के बारे में या ट्रेट के बारे में या डिजीज़ के बारे में। तो सिंबल क्या है, ये देखिए, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये जो आपका ब्लॉक, ये ब्लॉक जो रेक्टेंगल है, इसको अगर आपने फिल्ड कर दिया सॉलिड है तो ये इसका मतलब अफेक्टेड मेल है। फीमेल अनअफेक्टेड के लिए सर्कल, फीमेल अफेक्टेड के लिए सॉलिड, आपने उसको फिल कर दिया तो पता लग रहा है जी ये फिनोटिपिक कैरेक्टर इसमें खुल के सामने आ रहा है, ये मेल उस कैरेक्टर को दिखा रहा है या उस डिजीज़ से ग्रसित है। ये अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड अनअफेक्टेड, अननोन सेक्स के लिए आप ये बना देंगे ब्रिक, ये डेड के लिए, ये मेटिंग के लिए, ये कॉन्सेग्यूनस मेटिंग के लिए मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव के बीच में मेटिंग, और ये हस्बैंड वाइफ कपल हो गए, उनके बीच मेटिंग हुई और ये उनकी प्रोजिनी है, ये सिबलिंग्स हैं और ये उनकी प्रोजिनी हो गई। ठीक है जी, ये एक लड़का एक लड़की हो गए, दोनों में डिजीज़ आ गई। यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें तो फुल ब्लोन डिजीज़ है, पूरी तरह से डिजीज़ शो हो रही है, और इस वाले केस में ये बिल्कुल क्लियर हो सकता है, इसमें डिजीज़ का एलील ना हो, वो एलील ना हो जो इसको डिजीज़ कर रहा है, या ये कैरियर हो सकता है। कैरियर हम बोलते हैं उस वाले ट्रेट के लिए, उस वाले कैरेक्टर के लिए जो रिसेसिव एलील से गवर्न होता है। और रिसेसिव एलील अगर होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ये मान लीजिए इस एलील की वजह से आ रही है डिजीज़, तो आप जानते हैं किसी भी पॉपुलेशन में जो जीनोटाइप होता है ऑर्गेनिज्म का 3 तरह का होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता वो रिसेसिव एलील कहलाता है। वी नो दैट व्हाट इज डोमिनेंट एलील एंड व्हाट इज रिसेसिव एलील, रादर आई शुड से व्हाट इज एलील। एलील इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के एक से ज़्यादा रूप वो एलील कहलाते हैं। या वी कैन से दैट द जीन्स विच आर कोडिंग फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जीन्स दैट कोडिंग फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दैट जीन्स आर एलील टू ईच अदर, वो एलील होते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कैरेक्टर है प्लांट की हाइट। आपको याद होगा मेंडल ने प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है या जो जीन प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहा है वो जीन एटलीस्ट 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है प्लांट में, पी प्लांट में। क्यों 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि अगर वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता तो ऑल प्लांट जितने भी होते ऑल प्लांट वुड बी टॉल और ड्रॉप, या तो सारे टॉल होते या ड्रॉप होते। लेकिन आपने देखा कि नेचर में 2 तरह के प्लांट है, टॉल और ड्रॉप। इट मीन्स जीन दैट इज कंट्रोलिंग द कैरेक्टर स्टेम हाइट, दैट जीन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, वो जीन 2 फॉर्म में है। एक फॉर्म है जिसकी वजह से टॉलनेस कैरेक्टर आ रहा और एक फॉर्म है जिसकी वजह से ड्रॉपनेस कैरेक्टर आ रहा। तो ये जीन सेम जीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के एलील है। अब क्लियर हो गया, जीन भी समझ गया। जीन क्या है? जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टन कैरेक्टर। ये डीएनए के सेगमेंट का वो टुकड़ा है जिसके पास जानकारी है किसी एक लक्षण के लिए। तो जीन, ये जीन 2 रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, एक दूसरे के एलील है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन दैट इज एलील, और जीन कोडिंग फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दैट इज एलील। तो ये एलील है। अब किसी भी पॉपुलेशन में जो प्लांट है वो होमोजाइगस हो सकते हैं, या हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है जिसमें जो एलील या जीन्स हैं सेम फॉर्म में। इफ़ एलील्स आर ऑफ सेम फॉर्म देन इट इज सेड टू बी होमोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में इस वाले एलील की वजह से प्लांट लंबा होएगा, इस वाले एलील की वजह से प्लांट ड्रॉप होगा। इन दोनों के बीच में भी उठा पटक, झूठम पैजर, लड़ाई झगड़ा, तो एक एलील जीत जाएगा। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर, वन मेंबर मैनेज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक अपने को एक्सप्रेस कर देगा, जो एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा that will consider as a recessive, वो recessive है। recessive gene is unable to express itself when it present in heterozygous condition। heterozygous condition में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा उसी को हम लोग recessive एलील बोलते हैं। तो ये सब आपके अब क्लियर हो गए फंडे कि what is एलील, what is homozygous condition, what is dominant and what is recessive। ये सब कंडीशन क्लियर होने के बाद पॉपुलेशन में आपको इस तरह का भी मिल सकता है कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, और ये कंडीशन। इस कंडीशन का जो बंदा होगा, अगर ये डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाला ट्रेट है, डोमिनेंट एलील की वजह से कैरेक्टर आ रहा है, डिजीज़ आ रही है, ट्रेट आ रहा है,
तो ये अपना इफेक्ट दिखा देगा, तो यहाँ पे डिजीज़ होगी। लेकिन अगर ये रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाला केस है, या रिसेसिव एलील की वजह से बीमारी हो रही है, या रिसेसिव एलील की वजह से कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, तो इस पर एक एलील डिफेक्टिव होते हुए भी, एक एलील रिसेसिव टाइप होते हुए भी यहाँ पे फुल ब्लोन कैरेक्टर शो नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट उसको रोक लेगा। डोमिनेंट की चलेगी, ये प्रभावशाली है, अप्रभावशाली की नहीं चलेगी, तो डोमिनेंट उसको असर अपना दिखाने नहीं देगा। तो हालांकि ये इंडिविजुअल जिसका जेनेटिक मेकअप ये है, इस पे एक ऐसा एलील है जिसकी वजह से डिजीज़ आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ डिजीज़ नहीं आएगी, तो इसको हम लोग अनअफेक्टेड भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अनअफेक्टेड दो तरह के हो गए, क्लियर जिसका जेनेटिक मेकअप ये, जिसके पास डिफेक्टिव एलील नहीं है, और एक हो गया कैरियर। इसको कैरियर बोलते हैं, जो कैरी कर रहा, धारण कर रहा, उठा के चल रहा है एक डिफेक्टिव एलील को, लेकिन वो डिफेक्टिव एलील अभी अपना असर नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ठीक है जी, ये सारी बातें समझने के बाद, सिंबल का समझने के बाद, उसका रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद चलते हैं आगे। हाउ टू क्रैक अ पेडिग्री, सबसे ज़्यादा आप इसी में इंटरेस्टेड है। इतनी देर की वीडियो बन गई 15 मिनट की, लेकिन अभी हम लोग अपने जो कोर इशू है कि पेडिग्री को कैसे क्रैक करना, उस पर नहीं आ पाए। तो 15 मिनट बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, कहाँ पे? दिल्ली जाएंगे, आज़ाद हिंद बनाएंगे, दिल्ली पे लाल किले पे पहुँच गए हैं कि हम भी झंडा फहराएंगे। 3 सिंप्लीफाइड जनरल एजम्पशन, 3 सिंपल एजम्पशन आप कर लीजिए इन द प्रॉब्लम दैट फॉलोज। जो आपको पेडिग्री दी गई है, आपके लिए प्रॉब्लम है या कैरेक्टर है या ट्रेट है, कि आपको क्या करना है, आपको उसको क्रैक करना है। आपको ये बताना है कि इसका पैटर्न क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न। यू विल बी रीजनिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट। तो आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, या ये जो कैरेक्टर इन द कंसिडरेशन वेदर इट इज़ ऑटोसोमल लिंक ट्रेट और सेक्स लिंक ट्रेट, आपसे यही पूछा जाता है ज़्यादातर केस में, और रिसेसिव और डोमिनेंट। तो हमें यह बताना है कि इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। दैट आर कंट्रोल बाय वन जीन इनहेरिटेंस आपसे पूछा जाता है। वन जीन विच एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, दैट इज़ 2 एलील। एक जीन 2 एलील, एक पंथ 2 विधान। भैया एक जीन 2 एलील, एक जीन है लेकिन वो उसके 2 फॉर्म है, जो दोनों एक दूसरे के एलील हैं। तो ये एलील एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। आपको रीजनिंग से, लॉजिक से यही बताना है कि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट, कंप्लीट पेनिट्रेंस, पूरी तरह से भेदन, संपूर्ण भेदन। संपूर्ण भेदन कौन कर देगा? डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील से अगर ये डिजीज़ आ रही है, अगर इस एलील से डिजीज़ आ रही है, तो जैसे ही इंडिविजुअल में, भले मेल हो भले फीमेल हो, ये ऑटोसोमल को रिप्रेजेंट करता। ए मतलब रिप्रेजेंटिंग ऑटोसोमल जीन, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे ऑटोसोमल जीन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ए की वजह से, कैपिटल ए की वजह से अगर डिजीज़ आ रही, तो जैसे ही जीनोटाइप में भैया इसमें डिजीज़ आ जाएगी, खुल के सामने आ जाएगी, इसमें भी खुल के सामने आ जाएगी, भले हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि डोमिनेंट एलील की वजह से। अगर ये रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज़ आ रही होती, तो ऐसे इंडिविजुअल में डिजीज़ शो ना होती। लेकिन केवल एक डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस से भी बंदा उस बीमारी से ग्रसित होगा, या वो कैरेक्टर दिखा रहा होगा, भले बंदा हो भले बंदी हो, क्योंकि क्रोमोसोम ये जो है ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज़ है। ठीक है, उसकी बात हो रही है ऑटोसोमल लिंक की। और अगर सेक्स क्रोमोसोम पे भी है तो भी उसमें डिजीज़ आ जाएगी। सेक्स क्रोमोसोम भी एक डोमिनेंट एलील अगर आ गया तो डिजीज़ आ जाएगी। तो कंप्लीट पेनिट्रेंस एंड इंडिविजुअल इन द पेडिग्री विल बी अफेक्टेड व्हेन द इंडिविजुअल कैरीज एटलीस्ट 1 डोमिनेंट एलील, एक डोमिनेंट एलील, तो डिजीज़ आ जाएगी। और रिसेसिव एलील में कब डिजीज़ आएगी? जब उसका जेनेटिक मेकअप ये हो। रिसेसिव एलील में तभी डिजीज़ आएगी जब उसका जेनेटिक मेकअप दोनों ही एलील ग्रसित आएंगे, तब डिजीज़ आएगी। लेकिन अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो अब आप समझो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में अगर एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है एलील और उसकी वजह से डिजीज़ आ रही है, और ये रिसेसिव टाइप के एलील की वजह से डिजीज़ आ रही है, भाई एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है उसके भी तो 2 फॉर्म है, डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर तो रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज़ आ रही है, तो फीमेल में डिजीज़ तभी शो होगी जब वो होमोजाइगस होगी। फीमेल में आपको पता है जेनेटिक मेकअप 44 + XX है, और मेल में 44 + XY है। ठीक है, तो अगर ये रिसेसिव एलील से हीमोफीलिया है, यहाँ पे हीमोफीलिया के लिए लिखा जाता है, डिनोट करता है कि वो एलील जिसकी वजह से हीमोफीलिया हो जाएगा, तो हीमोफिलिक फीमेल वही होगी जिस पे दोनों एक्स पे डिफेक्टिव एलील होगा। अगर वो एक पे नॉर्मल एलील है और एक पे डिफेक्टिव एलील है, तो ग्रसित नहीं होगी, कैरियर हो जाएगी। और ये वाली तो आपको पता ही है, बिल्कुल क्लियर है। मेल के केस में आइए, मेल के केस में क्या जेनेटिक मेकअप हो सकता है? मेल के केस में हो सकता है 44 प्लस ये डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स क्रोमोसोम अलॉन्ग विद वाई, एक वाई होगा, और 44 प्लस नॉर्मल एक्स एंड वाई। तो ये वाला तो आपको पता ही है, क्लियर।
कोई उसमें कंसिड्रेशन ही नहीं कि डिजीज़ नहीं आनी। इस वाले में क्या होगा, तो इस वाले में डिजीज़ शो हो जाएगी, भले एक ही है, क्योंकि एक्स और वाई पे डिफरेंट डिफरेंट जीन्स हैं। एक्स क्रोमोजोम अलग है, वाई क्रोमोजोम अलग है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं, अलग क्रोमोजोम अलग जीन्स। तो यहाँ पे सिंगल एलील रिसेसिव होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देगा। इसको हम लोग हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं, याद रखिएगा, हेमीजाइगस। एक्स वाई की जो कंडीशन है इसके लिए टर्म यूज हो, देखिए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस तो सुन रखा है, हेमीजाइगस शायद आप में से जितने बच्चे देख रहे हैं 50% ने ना सुन रखा हो। हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब ये इस तरह की कंडीशन जिसमें मेल और फीमेल, अगर ये जो जेनेटिक मेकअप है सेक्स क्रोमोजोम अलग अलग हो तो उसको हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो मेल हम लोग के ह्यूमन में हेमीजाइगस कंडीशन को शो करता है। हेमी का मतलब आधा, भाई आधे एक्स और आधा वाई, मतलब सेक्स क्रोमोजोम में कंट्रीब्यूशन एक एक्स एक वाई, आधा आधा नहीं, एक एक्स एक वाई, तो हेमीजाइगस कंडीशन है। ठीक है, हेमीजाइगस कंडीशन में एक्स क्रोमोजोम पे अगर डिफेक्टिव एलील है, भले ही वो रिसेसिव टाइप का हो तो भी अपना इफेक्ट दिखा देगा, क्योंकि उसको दबाने वाला जो उस पर डोमिनेंट, जो उसको जबर है उसको दबा देगा, प्रभावशाली होगा, वो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा क्रोमोजोम जो सेक्स क्रोमोजोम है वो वाई है। ठीक है जी, अब बात समझ में आ गई। तो कंप्लीट पेनिट्रेंस आप समझ गए, कंप्लीट पेनिट्रेंस डिजीज़ खुल के सामने आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि अगर तो ये डोमिनेंट एलील है तो दोनों ही रिसेसिव एलील हो, रिसेसिव है, अगर रिसेसिव ट्रेट है तो रिसेसिव ट्रेट में दोनों ही रिसेसिव एलील आने चाहिए। डोमिनेंट में एक भी आ जाएगा एलील, डोमिनेंट एलील की एक कॉपी आ जाएगी तो अपना इफेक्ट दिखा देगी, लेकिन रिसेसिव का केस है तो दोनों की होना जरूरी है। तो कंप्लीट पेनिट्रेंस, पूर्ण भेदन, या कहिए कि डिजीज़, फुल ब्लोन डिजीज़ कब शो होगी, तो रिसेसिव के केस में दोनों एलील आएंगे तब होगी, डोमिनेंट के केस में केवल एक आ जाएगा, हो जाएगी। रेयर इन पॉपुलेशन पे आ जाइए। इन ईच प्रॉब्लम द ट्रेट इज इन क्वेश्चन इज इन जनरल पॉपुलेशन। जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस ट्रेट या कैरेक्टर को हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उसको स्टडी करने जा रहे हैं, वो जनरल पॉपुलेशन में रेयर है, बहुत गली गली पूछे पूछे मिलने वाली बीमारी नहीं है, हज़ारों लाखों में किसी एक में होती है। एज्यूम for the purpose of these problems that individual who marry in the pedigree in the second and third generation are not causal। तो भाई रेयर है। अब आपने पेडिग्री एनालिसिस चालू करी, माँ बाप में बच्चे की बेटी है, बेटी घर लाई, दामाद इसकी शादी हुई, तो हम ये मान के चलते हैं कि सेकंड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में जो इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, फैमिली में आ रहे हैं, दामाद आ रहा है, बहू आ रही, वो बाहर से डिजीज़ वाला एलील लेके नहीं आ रहे, वो हम ये मान के चलते हैं कि क्लियर है, उन पर डिजीज़ का एलील नहीं है। ऐसा मान के चलने में हम लोग को पेडिग्री क्रैक करने में आसानी होती। कारण क्या, कारण ये है बेटा कि पहले ही हज़ारों लाखों में होने वाली बीमारी है, तो भगवान भी किसी पे पूरी तरह से नाराज़ नहीं होता। एक एलील तो पहले ही आ गया फैमिली में, अब दूसरा जिससे शादी हो रही है वो भी लेके आ रहा है, तो किसी पे इतनी बरकत या इतनी कहिए कि गुस्सा इतना नहीं होता भाई। ये पहले ही लेयर है, हज़ारों लाखों में एक होना, तो इतना उसकी फ्रीक्वेंट अकरेंस नहीं है कि एक फैमिली में पहले ही चल रही थी और बाहर से जो सज्जन आ रहे हैं वो भी डिफेक्टिव एलील लिए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो जाएगा, जो इतनी जल्दी नहीं होता, रेयर है। ठीक, तो रेयर इन पॉपुलेशन है, इसलिए जो बाहर से इंडिविजुअल आ रहे हैं फैमिली में, मैरिज करने आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दामाद, सन इन लॉ या आप कहिए बहू, डॉटर इन लॉ, वो ऐसी है कि हम मान के चलेंगे क्लियर है, नॉट वाई लिंक्ड। दूसरा ये है कि ये ज़्यादातर केस में आपको जो पेडिग्री ऑफर करी जाती है, वाई लिंक्ड ऑफर नहीं करी जाती क्रैक करने पर, वाई लिंक केस नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। अब आप कहोगे आप मान के चल रहे हैं, लेकिन आपका जब हम लोग एग्जाम्पल लगाएंगे तो 9th या 10th एग्जाम्पल ही हमारा वाई लिंक का है, तो बेटा ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि वाई लिंक में आप देखोगे केवल मेल पे ही 3-4 जनरेशन में आपको मेल ही, हर बार किसी भी जनरेशन में मेल पे ही बीमारी मिलेगी, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल में ही होता है। तो इस तरह का बिल्कुल हलवा क्वेश्चन वो आपको नहीं देंगे कि पता लगा वाई लिंक वाला ट्रेड दे दिया, 3 जनरेशन दिखाई और हर जनरेशन में मेल पे ही डिजीज शो हो रही है, करेक्टर शो हो रहा है, फिनोटाइप शो हो रहा है, तो आपको तुरंत क्रैक हो जाएगा कि भैया ये तो वाई लिंक ट्रेड है। तो जनरली नहीं दिया जाता, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए 3 एजम्पशन, कंप्लीट पेनिट्रेंस, रेयर इन पॉपुलेशन और नॉट वाई लिंक्ड। अब क्लू क्या है, वो चाबी, वो जिससे आप खोल लोगे। देयर आर 5 थिंग्स टू रिमेंबर, 5 चीज़ें याद रखिएगा। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट हैव एनी एलील ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, अभी हम लोगों ने बात करी कि भैया होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही एक डिफेक्टिव एलील आया, डोमिनेंट टाइप का डिजीज शो हो जाएगी। तो जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है
वो डोमिनेंट एलील नहीं कैरी कर रहा होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि भैया कंप्लीट पेनिट्रेंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, या तो डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाली बीमारी है तो एक एलील भी इफेक्ट दिखा देगा, अगर रिसेसिव एलील से होने वाली बीमारी है तो दोनों ही होने चाहिए रिसेसिव एलील, तब शो होगा। तो जो चीज़ ऊपर बोली थी इन अदर वर्ड्स वही चीज़ यहाँ बोली जा रही है कि अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, और अगर डोमिनेंट ट्रेट है, अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल में उसका एक भी एलील नहीं है, उसका जेनेटिक मेकअप यही होगा, उसके पास ये नहीं हो सकती कंडीशन, उसके पास ये कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला ये कि अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है और डोमिनेंट ट्रेट है तो उसके दो वो होमोजाइगस रिसेसिव का जीनोटाइप दिखा रहा है। इंडिविजुअल मैरिंग इनटू द फैमिली अज्यूम टू हैव नो डिजीज एलील, वही बात कि रेयर ऑफ द रेयर, मतलब रेयर केस है तो इंडिविजुअल जो फैमिली में आ रहे हैं वो डिजीज़ का एलील लेके नहीं आ रहे। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन बी अ कैरियर, तो अनअफेक्टेड जहाँ लिख देते हैं उसके लिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, अनअफेक्टेड के दो कैटेगरी बना लीजिए क्लियर, कि उस पर डिजीज़ का एलील नहीं है, या वो अगर रिसेसिव ट्रेट है तो कैरियर हो सकता है कि उसके पास एक एलील हो और वो कैरी कर रहा हो। व्हेन अ ट्रेट इज एक्स-लिंक्ड, अ सिंगल रिसेसिव एलील इज सफिशिएंट टू शो द ट्रेट इन मेल। अगर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव का केस है, हेमीजाइगस कंडीशन होने की वजह से मेल में ये एलील अपना इफेक्ट दिखा देगा, भले वो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव का केस है। हाँ, फीमेल में तभी अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, डिजीज शो कर पाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी, लेकिन मेल में वो अपना इफेक्ट दिखा देगा। फादर ट्रांसमिट द एलील ऑफ एक्स-लिंक्ड जीन्स टू डॉटर। अब फादर से इनहेरिटेंस, अगर एक्स-लिंक का ट्रेट है तो फादर से एक्स-लिंक के ट्रेट का इनहेरिटेंस हमेशा डॉटर को ही होगा, क्योंकि आपको पता है सेक्स डिटर्मिनेशन जब आपने पढ़ा है कि जब इसके गैमीट बनेंगे फादर के, तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, कैरिंग एक्स क्रोमोजोम और वाई अलॉन्ग विद 22 ऑटोजोम। 22 ऑटोजोम के अलावा गैमीट में मेल स्पर्म में या तो एक्स या तो वाई। अब इसका फ्यूज़न अगर फीमेल के गैमीट से फीमेल के गैमीट में हमेशा एक्स क्रोमोजोम ही है, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है। तो फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में जब भी एग बनेगा, ऑल द एग विल बी having the genotype 44 means 22 autosome along with 1 X, or if this gamete get fused with this gamete of male, then the resultant zygote will ultimately give rise to female daughter को जन्म देगा, लड़की का ही जन्म होगा। 44 प्लस XX कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और अगर ये गैमीट गेट फ्यूज विद दिस गैमीट विच इज़ कैरिंग Y क्रोमोसोम, देन द रिजल्टेंट zygote would be having the genotype 44 autosomes plus XY sex chromosome, means this zygote is ultimately give rise to male progeny। मेल प्रोजिनी बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। ठीक है जी। तो फादर का क्या है कि एक्स लिंक जीन का ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस किस में होगा, डॉटर में। फादर से एक्स सन को नहीं जाता, क्योंकि सन को चाहिए क्या, सन बन जाए तो उसका जेनेटिक मेकअप ये होना चाहिए वाई, तो वाई तो उसको फादर ही दे सकता, मदर के पास तो वाई है ही नहीं। तो फादर से जब वाई आया तो उसका एक्स वाला स्पर्म वाला चांस मिस हो गया ना। अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले एक्स से कैरी फ्यूज़न हो जाता, फर्टिलाइजेशन हो जाता, तो जो जाइगोट बनता, वो जाइगोट अल्टीमेटली किस चाइल्ड को जन्म, मतलब उसका डेवलपमेंट होता डॉटर का। तो फादर हमेशा अपना एक्स किसको देता है, डॉटर को देता है, सन को कभी भी नहीं देता। ये 5 बातें याद रखेंगे तो हमेशा आप पेडिग्री क्रैक कर लेंगे। एनालाइज द पेडिग्री, किस टाइप का ये कैरेक्टर है। तो देखिए, जैसे ही पेडिग्री आपके सामने आए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, 2 बातें आपसे पूछी जाती हैं, वेदर इट इज़ अ ऑटोजोमल ट्रेट और एक्स-लिंक्ड ट्रेट, सेक्स-लिंक्ड ट्रेट। अब ये क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो डाल रखी, सर्च मार लीजिएगा एक्स-लिंक्ड ट्रेट या एक्स-लिंक्ड कैरेक्टर या सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस, इससे आप टैग डालेंगे तो आपको वीडियो सामने आ जाएगी। बेसिकली ऑटोजोमल लिंक ट्रेट क्या है। ऑटोजोमल लिंक ट्रेट आर दोज हुज जीन्स आर सिचुएटेड ओवर द ऑटोजोम। तो ऑटोजोम क्रोमोजोम पे जिसके जीन्स हैं और वो गवर्न कर रहे हैं सोमेटिक कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर कहलाते हैं ऑटोजोमल लिंक कैरेक्टर। तो हमारी बॉडी में जो 46 क्रोमोजोम है, बेसिकली वो 2 कैटेगरी के हैं। 44 ऑटोजोम्स कहलाते हैं, 2 सेक्स क्रोमोजोम कहलाते हैं। काहे, क्यों? क्योंकि ये जो 44 क्रोमोजोम है, दे आर टेकिंग पार्ट इन द कंट्रोलिंग ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर। ये सोमेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सोमेटिक कैरेक्टर। तो ऑटोजोम कहलाते हैं 44, जिसमें से 22 का एक सेट हमें हमारी मदर से, 22 का एक सेट हमारे फादर से, उसके अलावा एक सेक्स क्रोमोजोम मदर और फादर से मिला, एक्स और वाई।
मेल में और फीमेल में XY। अब ये जो XY क्रोमोजोम है सेक्स क्रोमोजोम क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दीज क्रोमोजोम्स कैरिंग जीन्स, सर्टेन जीन्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ प्रोजिनी। प्रोजिनी का सेक्स क्या होगा, उसके सेक्स डिटर्मिनेशन में जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो जीन्स सिचुएटेड है इन क्रोमोजोम पे, इसीलिए इनको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये लेकिन सेक्स क्रोमोजोम पे जो जीन्स हैं, जो सेक्स को डिटर्मिनेशन को गवर्न कर रहे हैं, उसके अलावा भी वहाँ पे कुछ जीन्स हैं जो जीन्स सोमैटिक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। मीन्स सेक्स क्रोमोजोम नॉट ओनली कैरिंग द जीन्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, बट दे आल्सो कैरिंग द जीन्स दैट कंट्रोल्स सम सोमैटिक कैरेक्टर। तो कुछ सोमैटिक कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर रहे हैं जो एक्स पे या वाई पे जीन्स हैं। तो वो जीन्स जो हालांकि सिचुएटेड तो है सेक्स क्रोमोजोम पे, लेकिन कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं सोमैटिक। तो इस तरह के जो जीन्स हैं वो सेक्स लिंक जीन्स कहलाते हैं। और वो कैरेक्टर which are controlled by genes which are controlled by genes that are situated over the sex chromosome, those characters are called as sex linked character। और इनका इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक जीन्स, सेक्स लिंक कैरेक्टर और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये बातें बोली जाती है। तो सेक्स लिंक जीन्स आर those genes that are controlling some somatic character but situated over the sex chromosome, those genes are called sex linked genes। और कैरेक्टर, तो सेक्स लिंक जीन से जो सोमैटिक कैरेक्टर गवर्न हो रहे हैं वो कहलाएंगे सेक्स लिंक कैरेक्टर, और इनका इनहेरिटेंस पैटर्न कहलाएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो 3 टर्म है, सेक्स लिंक जीन्स, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक जीन्स वो जीन्स हैं जो कंट्रोल तो कर रहे हैं कुछ सोमैटिक कैरेक्टर बट आर सिचुएटेड ओवर द सेक्स क्रोमोसोम, दोज आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन्स। और दोज कैरेक्टर विच आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स दैट आर सिचुएटेड ओवर द सेक्स क्रोमोसोम, वो कहलाएंगे आपके सेक्स लिंक कैरेक्टर। एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस जीन्स और क्रोमोसोम, दिस जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। उनको हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो एनालाइज द फॉलोइंग में वो पूछ रहा है आपसे वेदर दिस द ट्रेट अंडर कंसिडरेशन वेदर इट इज़ अ ऑटोसोमल लिंक ट्रेट और सेक्स लिंक ट्रेट। तो ऑटोसोमल लिंक ट्रेट के लिए जो जीन्स हैं वो जीन्स सिचुएटेड है ऑटोसोम पे, तो उनको बोलेंगे ऑटोसोमल लिंक ट्रेट। और जो सेक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है उनके लिए बोलेंगे सेक्स लिंक जीन्स या सेक्स लिंक कैरेक्टर। और ये अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वेदर इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो कहने का मतलब ये है, ये पूछा जा रहा है कि ये डोमिनेंट एलील की वजह से ये बीमारी आ रही है, कैरेक्टर आ रहा है, ट्रेट आ रहा है रिसेसिव एलील की वजह से। तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि डोमिनेंट कैरेक्टर है कि रिसेसिव। उसके बाद ये जो जीन है, ये जीन जो इस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है वो उस जीन के डोमिनेंट एलील की वजह से बीमारी आ रही है रिसेसिव। ये डिसाइड करने के बाद अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये जीन जो है ऑटोसोम पे है कि सेक्स क्रोमोसोम पे। तो पहले स्टेप में आपने डिसाइड करना है या आपने क्रैक करना है या आपने एनालिसिस करना है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव। भाई कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट एक जीन से गवर्न हो रहा है, वो उस जीन के 2 फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म। ठीक है जी। तो कैपिटल ए लोअर ए से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर ये ऑटोसोम पे सिचुएटेड है, अगर ये सेक्स पे है तो एक्स से लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि डोमिनेंट एलील की वजह से कि रिसेसिव। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि ये ऑटोसोम पे है कि सेक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही पूछा गया। अब जैसे ही पेडिग्री आपके सामने आए, 20 मिनट 30 मिनट बीत चुके हैं, अब अगले 10 मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा जो बात आपको बोली थी कि पेडिग्री देखते ही आप अगर वो जो 3 एजम्पशन और 5 क्लू याद रखेंगे तो आप बड़े आसानी से पेडिग्री क्रैक कर लेंगे। जब भी आपके सामने पेडिग्री आए, मोस्ट ऑफ द टाइम पेडिग्री में आपको 3 वो फैमिली दिखाएगा, मतलब 3 जनरेशन दिखाएगा। 3 फैमिली नहीं, 3 जनरेशन। ज़्यादातर केस में, बहुत रेयर ऐसा केस होता है कि पेडिग्री में वो केवल 2 जनरेशन को आपको पेडिग्री दे, 3 जनरेशन तो दिखाते ही दिखाते हैं। अब जैसे ही आपको आया, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि ये हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ। कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो डिजीज़ नहीं दिखा रहे लेकिन उनकी प्रोजिनी में डिजीज़ है। सबसे पहले आप इसको इस तरह से देखिएगा कि भैया ये आपके प्रोबैंड, जहाँ से पेडिग्री चालू होती प्रोबैंड कहलाते हैं,
जहाँ से पेडिग्री को प्रेजेंटेशन चालू किया। हस्बैंड वाइफ कह लीजिए, माता पिता कह लीजिए, फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, F1 फीलियल, ये F2 फीलियल। तो यहाँ पे देखिए पेडिग्री में माता जी डिजीज़ दिखा रही हैं, इसमें इस कपल में हमारे भाई साहब डिजीज़ दिखा रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी डिजीज़ नहीं दिखा रहा। मैंने कहा सबसे पहले आप जैसे ही पेडिग्री आए, सबसे पहला काम ये देखिएगा कि क्या कोई माता पिता ऐसे हैं, कोई कपल ऐसे हैं विच आर नॉट शोइंग डिजीज़, जो डिजीज़ नहीं दिखा रहे। तो हमारे ये माता पिता डिजीज़ नहीं दिखा रहे, लेकिन नीचे डिजीज़ है, इसका मतलब है ये रिसेसिव है। छूटते ही विद इन अ सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड हार्डली इट विल टेक टू डिसाइड वेदर इट इज़ ऑटो मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट इज़, अगर आप कैसे पहुँचे इस डिसीजन पे कि रिसेसिव ट्रेट है, तो दूसरे शब्दों में हम बोलें कोई जनरेशन मिस हो रही होगी, दूसरे शब्दों में हम बोलें। लेकिन आसान शब्दों में ज़्यादातर वो यही सिखाते हैं जितने भी एजुकेटर हैं कि इफ़ trait is showing skipping of generation, then the trait is recessive type. If skipping of generation is not there, skipping of trait in generation is not there, rather I should say skipping of trait in generation is not there, then it is a dominant type trait. तो आसान शब्दों में कारण जो मैंने आपको समझाया कि देखिए यहाँ पे जनरेशन स्किप कहाँ हुई, इस जनरेशन में भी, इस जनरेशन में भी, इस जनरेशन में भी है। उससे अच्छा आप ये पेडिग्री को क्रैक करने का मान लो कि जो माता पिता डिजीज़ ना दिखा रहे हो, भले वो प्रोबैंड हो, भले उसकी जनरेशन अगली जनरेशन हो, भले अगली जनरेशन हो, अगर माता पिता पे बीमारी नहीं है और नीचे बच्चे में बीमारी है, भले ये वाला माता पिता होते, भले ये वाले होते, कोई भी पेडिग्री में कहीं भी कोई एक कपल आपको ऐसा दिख जाए जिस कपल में हस्बैंड और वाइफ में बीमारी ना हो लेकिन उनके प्रोजीनी में बीमारी हो, भले वो मेल हो भले फीमेल हो, तो ये रिसेसिव टाइप का ट्रेट होता है। ठीक है जी। और अगर आपको ये दिख रहा है, अगर यहाँ पे भी डिजीज़ होती तो हम बुद्धि ये लगाते कि ये डोमिनेंट का ट्रेट है, तब आपका हमारा जो वोट होता डोमिनेंट पे हो जाता कि कोई भी जनरेशन मिस नहीं हो रही, तो ये डोमिनेंट का ट्रेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये डोमिनेंट का ट्रेट नहीं, रिसेसिव का ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे माता पिता में बीमारी नहीं, नीचे बीमारी आ गई। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये एक्स लिंक ट्रेट है कि ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। ठीक है जी। अब ये डिसाइड करना है, तो देखिए अब ये एक्स लिंक ट्रेट है कि ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है, हमको ये डिसाइड करना है। ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये एक्स लिंक ट्रेट है कि ये हमारा ऑटोसोमल है। तो देखिए जो हम लोग का वो एजम्पशन था कि बाहर से जो आ रहा वो फ्री है, अगर वो लॉजिक आप यहाँ लगा देंगे तो ये एक्स लिंक का ट्रेट हो जाएगा। कैसे, आइए समझिए। एक्स लिंक के ट्रेट में फीमेल तभी डिजीज़ दिखाती है जब उस पर दोनों जगह डिफेक्टिव एलील हो। तो दोनों जगह डिफेक्टिव एलील, हीमोफीलिया का केस हमने मान लिया समझाने के लिए, या कलर ब्लाइंडनेस का मान लीजिए। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम लोग डिफेक्टिव ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो इस फीमेल पे डिजीज़ है, इसका मतलब इसके पास दोनों एक्स पे डिफेक्टिव है, यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, तो इसका ये हो जाएगा जेनेटिक मेकअप मेल का। अगर यहाँ पे इसको हम ये दे देते तो यहाँ डिजीज़ हो जाती, अगर इसको हम एक्स ही डिनोट कर देते डिजीज़ हो जाती, रिसेसिव होते हुए भी डिजीज़ हो जाती, क्योंकि हम लोग बात करके आए हैं कि मेल डिजीज़ दिखा देता है, जैसे ही उस पर आप देंगे रिसेसिव एलील एक्स पे सिचुएटेड होगा तो मेल में डिजीज़ आ जाएगी, शो कर देगा, क्योंकि उसका काउंटर पार्ट वाई है, एक्स नहीं है। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे डिजीज़ वो नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है कि मेल का जेनेटिक मेकअप ये है। अब नीचे देखिए, फीमेल के एग में से, फीमेल के एग में हमेशा डिफेक्टिव एलील ही आ रहा, तो इस पर तो बीमारी आ गई, क्योंकि वाई उसको मिला किससे, अपने फादर से, इसका भी जेनेटिक मेकअप ये। और जो डॉटर हुई है, डॉटर को एक एक्स मिला है फादर से जो नॉर्मल एलील कैरी कर रहा है, एक एक्स मिला है मदर से जो डिफेक्टिव एलील कर रहा है, ये कैरियर हो गई, ये डॉटर भी कैरियर हो गई। ठीक है। अब नीचे आप देखिए, यहाँ पे इन तीनों में यहाँ पे डिजीज़ नहीं है इस वाले में, क्योंकि अगर ये कैरी कर रहा होता, एक तो पहली बात बाहर से जो आ रहा मान के चल रहे हैं कि वो क्लियर आ रहा, दूसरी बात अगर ये कैरी कर रहा होता तो यहाँ पे डिजीज़ होती, यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब है ये नॉर्मल एक्स कैरी कर रहा और इसके साथ है वाई। ठीक है। अब जब भी इनके गैमीट बनेंगे, जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, जब भी इनके बीच में मेटिंग हुई हस्बैंड वाइफ के बीच में, और जब भी इनकी प्रोजीनी बनी, तो यहाँ से यहाँ तक
जो फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही है उसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है, एग में 50% एग वुड बी कैरिंग डिफेक्टिव एलील और 50% एग नॉर्मल, और ये उसके काउंटर पार्ट हस्बैंड का। तो ये इनके बन सकते हैं ज़ाइगोट, इनकी मेटिंग से ये ज़ाइगोट बन सकते हैं। ठीक है जी। इस वाली फीमेल का जेनेटिक मेकअप भले ये हो, डिजीज शो नहीं होगी। इस वाले सन का जेनेटिक मेकअप ये है, डिजीज शो नहीं होगी। इन दोनों डॉटर का वही सीन है कि इस डॉटर में ये वाली डॉटर है, डिजीज शो नहीं हुई, या ये वाली डॉटर है, डिजीज शो होने का कोई चांस। ये वाला जब सन बना, जब इनकी 5वीं संतान हुई है, तब फीमेल से आ गया डिफेक्टिव एक्स और फादर से नॉर्मल वाई, यहाँ डिजीज शो हो गई। हमारी पेडिग्री हमने उसके जीनोटाइप के हिसाब से उसको बता दिया कि ये एक्स लिंक का ट्रेट है। अब ऑटोजोमल का लिंक का ट्रेट को देखें, क्रैक करें, तो ऑटोजोमल में आपको ये जेनेटिक मेकअप देना पड़ेगा। ठीक है, इसका जेनेटिक मेकअप ये, और यहाँ पे इसको भी आपको एक डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा, तभी नीचे डिजीज आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये। अब इनके जो मेटिंग से बन सकती है प्रोजीनी, ये देखिए, ये प्रोजीनी बन सकती फीमेल में एग जो बन रहे हैं 100% एग कैरिंग द डिफेक्टिव एलील, और फादर के जो स्पर्म बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। तो ये हो गया इनका जेनेटिक मेकअप। मतलब 50% ऑर्गेनिज्म, भले मेल हो भले फीमेल हो, 50% ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ होगी, 50% ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ नहीं होगी, कैरियर होंगे। मेल फीमेल की बात ही नहीं। अब अगली जनरेशन में देखिए ऐसा क्यों कर हुआ कि दोनों फीमेल बच गई और दोनों मेल में डिजीज़ आ गई। पहले तो यहीं पे हमें डाउट हुआ कि भैया ये रिसेसिव ट्रेट तो है, लेकिन रिसेसिव में ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट साइंटिफिकली, हालांकि पॉसिबिलिटी है, चांस है, लेकिन साइंटिफिकली डाउटफुल नहीं है कि जब भी मेल बन रहा है, मेल में डिजीज़ नहीं आ रही, मेल में डिजीज़ आ रही, फीमेल में नहीं आ रही, जबकि बराबर चांस है मेल और फीमेल के उस डिजीज़ से ग्रसित होने के। तो साइंटिफिकली ये लॉजिकल नहीं है। ये संयोग बार बार प्रयोग, ये संयोग बार बार रिकरेंसेस की हो जाए, या साइंटिस्ट होते हुए हमें ये चीज़ थोड़ी सी लग रहा है कि नहीं, मज़ेदार नहीं लग रही। अच्छा, फिर चलिए, चलो मान भी लिया कि ऐसा हो गया कि दोनों बार चांस की बात है, जब मेल बच्चा हुआ है तब उसका जेनेटिक मेकअप ये है, डिजीज़ आ गई, और फीमेल जब पैदा हुई तो उसका जेनेटिक, बट नेचुरल है यही होगा, एक तो उसको डिफेक्टिव एलील ये देगी ना मदर, तो इसका भी जेनेटिक मेकअप ये है। अब नीचे यहाँ पर डिजीज़ आए, इसलिए यहाँ पे इस फादर को भी एक डिफेक्टिव एलील आपको देना पड़ेगा, तभी इस वाले बच्चे में ग्रैंडसन में डिजीज़ आएगी कि एक एलील तो उसको उसकी मदर से मिल गया, एक एलील उसको उसके फादर से मिलेगा, तभी यहाँ डिजीज शो होगी। आई बात समझ में? बहुत गचड़ पचड़ हो गया, फिर से बना लूँ। यहाँ देखो इसका जेनेटिक मेकअप ये, अगर भाई रिसेसिव केस है ये तो यहाँ से डिसाइड हो गया। अब ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं है, एक्सटिंक्ट रिसेसिव ही क्यों है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात, नीचे डिजीज़ दोनों में आ जाए, यहाँ पे आपको पिताजी को एक डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा। तो बच्चे में जब भी मेल बना, ये जीनोटाइप का बना, डिजीज़ आ गई और फीमेल बनी तो ये जीनोटाइप की बनी। मेल का स्पर्म में हमेशा डोमिनेंट एलील और उसके मदर से उसको डिफेक्टिव एलील मिल रहा, डिजीज़, ये सीन बन गया। तो पहले तो यहीं पे हमने डाउट रेज किया कि भैया ऐसा क्यों हुआ कि जब भी सन बना है उसका जेनेटिक मेकअप ये, और फीमेल जब भी बनी है उसका जेनेटिक मेकअप ये साइंटिफिकली हमें हजम नहीं हो रहा, डाउट हो रहा। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि हम ये मान के चलते हैं जो बाहर से आ रहा है डिजीज़ फ्री आ रहा, लेकिन यहाँ पे नीचे डिजीज़ आने के लिए एटलीस्ट इसके पास एक डिफेक्टिव एलील होना चाहिए, तभी नीचे डिजीज़ आएगी। तो दो हमारे डाउट या दो हमारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, और एक्स में वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया समझ में आ रही है कि एक्स में तुरंत इससे इसको जैसे ही आया एक्स, इसको जैसे ही आया एक्स, यहाँ डिजीज शो हो गई, इसको भी डिफेक्टिव एक्स आया, ये भी नहीं बची है, लेकिन फादर से नॉर्मल एक्स आ गया तो बच गई, फादर से नॉर्मल एक्स आ गया तो बीमारी दिखाने से बच गई, कैरियर तो हो गई, ये भी कैरियर है। अब बाहर से जो आया वो देखिए नॉर्मल आया। तो पहला वाला हमारा कि ऐसा क्यों कर हुआ कि मेल ही बीमार हो रहा है, फीमेल बीमार नहीं हो रही, तो पहला लॉजिकली एक हमने उसको जस्टिफाई कर दिया कि भैया एक्स लिंक ट्रेट है इसलिए। दूसरा कि बाहर से डिजीज़ वाला एलील नहीं आया, फिर भी नीचे डिजीज़ आ गई, क्योंकि जब मदर के बने गैमीट तो वो दो तरह के बने एग। चांस की बात है ये वाला सन बनते वक्त उसके नॉर्मल एक्स के साथ वाई क्रोमोसोम का फ्यूज़न हुआ है, एक्स कैरिंग डिफेक्टिव एलील, ये गैमीट मदर के गैमीट में एक्स में डिफेक्टिव एलील था और वो वाई से फादर के स्पर्म से फ्यूज़ हुआ, तो यहाँ पे डिजीज़ आ गई। और इस बार जब ये वाला सन बना है ये वाला, तो उसके नॉर्मल वाले एक्स के साथ वाई
फ्यूज़ हुआ तो यहाँ पे डिजीज़ नहीं आई। बात समझ में आई? फिर से देखो, ये कैरियर और ये नॉर्मल, इनके बीच में जब मेटिंग होगी तो फीमेल 2 तरह के प्रोड्यूस कर रही है एग, और मेल 2 तरह के, एक्स और वाई। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं केवल सन को, तो सन का कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह का हो सकता है, या तो ये या तो ये। इस वाले सन का चांस की बात है, जब ये सन बना है, जब इनके बीच में मेटिंग हुई और जब ये वाला सन प्रेगनेंसी में ये वाला उसने कंसीव किया, तो उसका नॉर्मल एक्स नॉर्मल वाई के साथ, तो यहाँ पे डिजीज़ नहीं आई। लेकिन इस वाले केस में वो एक्स, वो गैमीट जिसमें डिफेक्टिव एलील था, रिसेसिव एलील था, उसका फ्यूजन स्पर्म से हुआ, इसलिए यहाँ डिजीज़ आ गई। तो ये कैसा केस है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। ये लॉजिकली समझाने में आप कहोगे सर कह रहे थे 5 मिनट में। बेटा आप लॉजिकली जब शार्प हो जाओगे तो पहले ही 1 सेकंड में आपने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि ये कैसा ट्रेट है, रिसेसिव। अब आपने ये जानना ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है जी। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो बाहर से देखो, तुरंत बुद्धि लगाओ, बाहर से जो आ रहा है 2 सेकंड में आपने डिसाइड कर लिया रिसेसिव है। अब आपको ये जानना है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव में बाहर से जो आ रहा बंदा वो डिजीज़ का एलील लेके आ रहा, तभी यहाँ डिजीज़ आएगी। तो ये आपको थोड़ा सा खटका होना चाहिए। मैंने कहा कि मान के चलो कि ये रेयर केस है, तो बाहर से जो आता क्लियर आता, पहली बात। दूसरी बात ये, जब आपने देखा इनके जो 4 बच्चे हुए हैं, दोनों सन में डिजीज़ आ गई और दोनों डॉटर में डिजीज़ नहीं आई, तो ये सेक्स से रिलेटेड चीज़ हो गई ना, कि जब भी मेल बन रहा डिजीज़ आ रही है, फीमेल बन रहा डिजीज़ नहीं आ रही। भाई ऐसा कैसे हो गया कि 100% जो सन हो रहे हैं 100%, 4 में से 2 सन, तो 2 ही है ना, 100% सन डिजीज़ शो कर रहे हैं, 100% डॉटर कैरियर। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा तभी होगा जब वो सेक्स लिंक प्रॉब्लम होगी। अगर ऑटोसोमल लिंक्ड होती तो ऐसा होना, कोइंसिडेंस होना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो रेयर होता। तो ये चीज़, एक तो दो ऑब्जेक्शन हो गए ना। एक तो जो बाहर से आ रहा वो डिजीज़ का एलील लेके आए, दूसरा हर बार जब भी सेक्स डिसाइड कर रहा है, सेक्स में एक सेक्स में डिजीज़ आ रही है, एक सेक्स में नहीं, इसका मतलब है ये ऑटोसोमल नहीं, सेक्स लिंक ट्रेट है। उसको मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि ये एक्स लिंक ट्रेट है। चलिए आगे चले, क्लियर हो गया। एनालाइज द फॉलोइंग, इसको देखिए, एनालिसिस करिए। तो ये डेफिनेटली जैसे आपको बोला कि कोई भी कपल ऐसा नहीं है, यहाँ पे कपल है जिसमें डिजीज़ नहीं है लेकिन नीचे भी डिजीज़ नहीं है। तो ये आपने देखना है कि क्या कोई कपल ऐसा है जो कपल डिजीज़ ना शो कर रहा हो लेकिन नीचे डिजीज़ हो, तो वो रिसेसिव हो जाता है। इसका मतलब है ये कैसा ट्रेट है? ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये डोमिनेंट ट्रेट अगर है तो डोमिनेंट ट्रेट में ये एक्स लिंक ट्रेट है कि ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है? तो ये एक्स लिंक ट्रेट नहीं है, ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। क्यों? क्योंकि फादर अपना एक्स कभी भी सन को नहीं देता। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, फादर अपना एक्स कभी किसको देता? फादर अपना एक्स हमेशा डॉटर को देता है। तो यहाँ पे पहले ही 1 सेकंड में, 5-10 सेकंड में पेडिग्री क्रैक हो गई आपकी। कैसे क्रैक हो गई? बच्चा, कोई भी माता पिता ऐसे नहीं है जो डिजीज़ ना शो कर रहे हो लेकिन उनके बच्चे डिजीज़ शो कर रहे हो। तो ये माता पिता हैं जो डिजीज़ शो नहीं कर रहे लेकिन उनके नीचे डिजीज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हमारा डोमिनेंट का क्रैक हो गया। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है। अगर ये सेक्स लिंक्ड होता तो फादर से सन में डिजीज़ ना आती। भाई वाई वाली तो हमने कहा आपको केस देगा ही नहीं, और वाई वाले में हमेशा केवल मेल ही दिखा रहे होंगे डिजीज़। यहाँ तो मेल फीमेल दोनों दिखा रहे हैं ना, तो एक्स लिंक्ड ट्रेट मतलब ये अगर सेक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड हो सकता। अब एक्स में फादर से सन में कभी भी एक्स जाता नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑटोसोमल का ट्रेट है। अब ऑटोसोमल में इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है, इसका जेनेटिक मेकअप ये है। हम लोगों ने बात करी थी डोमिनेंट ट्रेट में एक भी डिफेक्टिव एलील आ जाएगा, डिजीज शो हो जाएगी। तो इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसको हम एक भी डिफेक्टिव एलील नहीं दे सकते। इसका भी जेनेटिक मेकअप यही है, इसका भी जेनेटिक मेकअप यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, और इसका भी जेनेटिक मेकअप यही है। अब इसका जो डिफेक्टिव एलील है, इसके जब बनेंगे स्पर्म, तो या तो कैरी कर रहे होंगे डिफेक्टिव एलील ऑटोसोम या हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो जब भी फीमेल के एग से फ्यूज़न इस वाले स्पर्म का, ऐसे स्पर्म का हो जाएगा जिसमें डोमिनेंट एलील है, वो बंदा डिजीज़ दिखा देगा। इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसका जेनेटिक मेकअप ये। ठीक है जी, फिर से लिख दूँ, ये जेनेटिक मेकअप, ये जेनेटिक मेकअप, ये जेनेटिक, क्योंकि कैपिटल ए तो फादर से आया, मदर से लोअर ए आया।
फादर से कैपिटल ए, मदर से लोअर ए, फादर से कैपिटल ए, मदर से लोअर ए। ठीक है, अब आगे भी वही है, इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसका ये, क्योंकि ये बाहर से जो आई फ्री आई। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो नीचे भी तीनों ऑर्गेनिज्म का यही। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे ये इसका जेनेटिक मेकअप ये जो बाहर से आया ये, तो जब भी सन बना, मतलब इन दोनों में जब भी ये डिजीज़ वाले बने हैं ऑर्गेनिज्म, तो डिफेक्टिव एलील वाला एग का फ्यूज़न नॉर्मल एलील वाले स्पर्म से इससे, और जब ये वाला तो डिफेक्ट नॉर्मल एग और नॉर्मल स्पर्म, नॉर्मल एग नॉर्मल स्पर्म, डिफेक्टिव है नॉर्मल स्पर्म। तो ये कैसा ट्रेट हो गया? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हो गया। पिछली बार में बड़ी देर मैंने आपको समझाने में लगाई थी, इस बार 5 मिनट लगाएं। चलिए आगे। अब ये एनालाइज द फॉलोइंग, ये कैसा ट्रेट है? तो देखिए यहाँ पे डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़। कैसा ट्रेट हो गया? ये ट्रेट हो गया हमारा रिसेसिव। अब रिसेसिव में ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है कि ये आपका ऑटोसोमल है। तो देखिए सभी मेल पे डिजीज़ है, पूरी पेडिग्री में मेल पे डिजीज़ है। मेल पे डिजीज़ होने का क्या मतलब है? यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, यहाँ पे डिजीज़। तो सबसे पहली बात तो ये कैसा है? रिसेसिव। इसमें तो ये देखिए ये कपल डिजीज़, ये कपल डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़। तो ये रिसेसिव का ट्रेट है, रिसेसिव का ट्रेट, लेकिन किस क्रोमोसोम पे? तो अब आप ये देखो कि किसी भी जनरेशन में अगर हम ये माने कि अब हमें ये डिसाइड करना ऑटोसोमल की सेक्स, अगर हम ऑटोसोमल बोलते हैं तो ये जो बाहर से आया ये डिजीज़ का एलील लेके आएगा, तभी नीचे डिजीज़ आएगी। इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसका जेनेटिक मेकअप ये, नीचे डिजीज़। इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसका जेनेटिक मेकअप ये, तभी नीचे डिजीज़। इसका जेनेटिक मेकअप ये, यहाँ से। ये तो हर बार जितनी बार भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ज़्यादातर केस में डिफेक्टिव एलील लेके आ रहा, तभी हमारी आगे इनहेरिटेंस हो पाएगी। इसका जेनेटिक मेकअप भी ये देना पड़ेगा, इसका भी ये, यहाँ पे भी डिफेक्टिव एलील लेके आएगा बंदा बाहर से, दामाद, तभी नीचे डिजीज़ आएगी। तो ये चीज़ हजम नहीं हो रही। अब इसको एक्स-लिंक्ड रिसेसिव देखिए, एक्स-लिंक्ड के यहाँ पे इसका जेनेटिक मेकअप, मदर जो थी कैरियर थी, ये नॉर्मल था। तो ये जो सन बना इसमें डिफेक्टिव एलील वो वाला आ गया, बन गया, ये डिजीज़ आ गई। ठीक है, इसमें भी डिफेक्टिव एलील आ गए। ये मदर कैरियर थी, ये डॉटर भी कैरियर है, डॉटर। ठीक है, और इस डॉटर से ग्रैंड सन में ये वाला आ गया, डिजीज शो हो गई। यहाँ तक देखिए बाहर से हमें एलील नहीं लाना पड़ रहा। ऐसे ही इसका जेनेटिक मेकअप, ये डिजीज शो हो गई, बाहर से जो आई नॉर्मल। ये जो डॉटर बनी, इस डॉटर, भाई इस कपल की डॉटर, इस कपल की, ठीक है, इस कपल की डॉटर। अब इसी को हाईलाइट में करूँ। इसका जेनेटिक मेकअप ये फादर का ये है, डिजीज़ आ गई, मदर नॉर्मल है। ये डॉटर कैरियर हो जाएगी क्योंकि फादर से एक्स वो ले रही है डिफेक्टिव वाला, मदर से एक्स नॉर्मल ले रही है। अब इसमें डिजीज़ नहीं आई, भले उसमें मदर से डिफेक्टिव एलील आ गया होता, डिजीज़ नहीं आएगी क्योंकि फादर से, ये इसका जो फादर है उससे तो नॉर्मल एक्स आ रहा, डिजीज़ नहीं आई। इसका जेनेटिक मेकअप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इस वाली डॉटर का। इसका जेनेटिक मेकअप डेफिनेटली क्या है कि इसको वाई मिला फादर से और मदर से मिला है नॉर्मल एक्स। क्लियर है? इस वाले में मदर से मिला डिफेक्टिव एलील, फादर से मिला वाई, यहाँ डिजीज़ आ गई। तो अभी भी हमें बाहर से जो आ रहा है उसको क्लियर ही हम दे रहे हैं। देखिए कहीं भी हमारा वायलेशन नहीं हुआ। ये हम लोगों ने बोला था ये मदर कैरियर है, ये मदर कैरियर है, तो ये भी कैरियर है, तो ये भी कैरियर है, कैरी हो रहा है एलील, और यो एलील यहाँ जाके शो हो गया, यहाँ पे ये शो हो गया। तभी शो हो पाएगा जब इस मदर से वो डिफेक्टिव एलील इसको आया है, कैरियर बन के रह गई, बाहर से नॉर्मल आया, तो इनकी जो हुई। अब इसी को केवल आप टारगेट करो, XCY। इसका भी XCY है, इसका भी XCX, इसका भी XCX है। भाई वो इस वाली डॉटर में उसने अपना डिफेक्टिव एलील दिया है, फादर से नॉर्मल एक्स आया, डिजीज शो नहीं हुई। ये ग्रैंड डॉटर को इससे आया डिफेक्टिव एलील, लेकिन फादर से नॉर्मल एक्स आया, डिजीज शो नहीं हुई। ये कैरियर चलता चला आ रहा है, बीमारी का एलील फैमिली में चलता चला आ रहा है। अब इससे डिफेक्टिव एलील इसको चला गया, फादर से आया नॉर्मल वाई, लेकिन डिजीज शो हो गई क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन है। ये भी हेमीजाइगस कंडीशन है, डिजीज शो हो गई। लेकिन ये जो सन बना, इस सन में अपनी मदर से उसने 2 ऑप्शन थे, 2 तरह के एग थे, नॉर्मल एग के साथ वाई फ्यूज़ हुआ, तो ये सन में डिजीज़ नहीं आई, यहाँ पर डिजीज़ आ गई।
ठीक है जी। ठीक, अब यहाँ पे आके एक चीज़ गड़बड़ आखिरी में हुई है। आखिरी में गड़बड़ यहाँ पे हुई है कि यहाँ डिजीज़ जो शो हो रही है, तो आखिरी में आके यहाँ पे मदर को आपको कैरियर बनाना पड़ेगा। मदर कैरियर है तभी यहाँ पे डिजीज़ शो हुई है, क्योंकि फादर अपना एक्स नहीं दे सकता। तो ये सेक्स लिंक का ट्रेट है, लेकिन केवल एक जगह आपको ऑब्लिगेशन लेनी पड़ रही, केवल एक जगह, केवल इस वाले में आपको आके ऑब्लिगेशन लेनी पड़ रही है कि मदर कैरियर है, मदर कैरियर है। ठीक है, ये दोनों में नॉर्मल एक्स आ गया, मदर से वाई आ गया, नॉर्मल एक्स आ गया, वाई आ गया, मदर से नॉर्मल एक्स आ गया, फादर से डिफेक्टिव एक्स आ गया। तो ये दोनों आपके क्लियर, ये कैरियर और यहाँ डिजीज़ आ गई क्योंकि मदर से डिफेक्टिव एलील। और ये भाई रिसेसिव का केस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ऑटोसोमल रिसेसिव मेल रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं, तो सन में ही बार बार क्यों हो रही है? दूसरा, जितनी बार भी आपको डिजीज़ नीचे आ रही है, आपको बाहर से ये ऑब्लिगेशन लेनी पड़ रही है कि एक एलील बाहर से आपको मान के चलना पड़ रहा है कि बाहर से जो आ रहा है वो एलील डिफेक्टिव लेके आ रहा है। उससे अच्छा तो हम ये देख लेना कि केवल यहाँ पे हमें ये ऑब्लिगेशन लेनी पड़ी कि बाहर से जो आई है, ये आपकी पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी की, वो डिफेक्टिव एलील लेके आई। केवल एक जगह आपको ये मानना पड़ा। तो इसलिए ये कैसा ट्रेट है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। ठीक है जी, चलिए आगे। एनालाइज द फॉलोइंग, इसको एनालिसिस करिए कि ये कैसा ट्रेट है। यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, यहाँ डिजीज़ है, तो रिसेसिव का केस आपने 1 सेकंड में समझ लिया, रिसेसिव का केस। अब ये दूसरे 1 सेकंड में आप समझ जाओगे। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का होता तो यहाँ डिजीज़ तभी होती जब इस पे दोनों डिफेक्टिव एक्स होते, तो ये सन्ना बचता, ख़त्म। 5 सेकंड में खेल ख़त्म, 5 सेकंड में। भाई ये डिजीज़ नहीं शो कर रहा है, लेकिन ये डिजीज़ शो कर रही है, रिसेसिव का केस। अब हमें ये डिसाइड करना है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव। फीमेल तभी डिफेक्टिव तभी डिजीज़ शो करेगी रिसेसिव के केस में अगर वो सेक्स लिंक क्रोमोजोम है, जब उसके दोनों सेक्स क्रोमोजोम पे डिफेक्टिव एलील होगा तभी डिजीज़ शो करेगी। तो अगर दोनों पे होगा तो ये जो इसका सन बना वो देगी उसको डिफेक्टिव एलील एग के मार्फत, तो यहाँ डिजीज़ शो हो जाती, नहीं शो हो रही, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव में इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसको कैरियर, इसका जेनेटिक मेकअप ये कैरियर, नीचे डिजीज़ आ गई, ये वाला हमारा फिर कैरियर, नीचे फिर डिजीज़ आ गई। ये दोनों हमारे कैरियर होंगे, ये कैरियर होगी, ये नॉर्मल है, ये कैरियर हो गया, इस पे डिजीज़ एक तो डिफेक्टिव एलील आया मदर से, फादर से नॉर्मल आया। अब इसको भी आपको कैरियर बनाना पड़ेगा तभी नीचे डिजीज़ आएगी। तो इसमें भी हमें ऑब्लिगेशन ये लेनी पड़ रही है कि बाहर से जो आ रहा है वो कैरियर आ रहा है, ऑब्लिगेशन लेनी पड़ रही है। लेकिन वो ऑब्लिगेशन, और एक चीज़ लॉजिकली क्लियर है कि यह जैसे ही आप इसको डिफेक्टिव एलील देते हो दोनों, भाई रिसेसिव का केस है, ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई ना कि यहाँ डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है, तो डोमिनेंट का तो केस है ही नहीं है, रिसेसिव का केस है। अब रिसेसिव में एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, तो एक्स लिंक में जैसे ही आप इसको दोनों डिफेक्टिव एलील देते हो, यहाँ पे डिजीज़ आ जानी चाहिए थी, नहीं आ रही, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। भले ही हमारे वो जो एक एजम्पशन जो मान के चलते हैं बाहर से आ रहा, उसका वायलेशन हो रहा है, तो चलो भैया करो वायलेशन, क्योंकि जो चीज़ लॉजिकली दिख रही है कि मदर पर डिजीज़ है और यहाँ पे इसके ग्रैंडसन पर डिजीज़ नहीं है, तो हम ऑटोसोमल रिसेसिव लेके चलो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलिए ऑटोसोमल रिसेसिव का केस हो गया। इस पे आ जाइए, कैसा ट्रेट है ये? तो ये देखिए, यहाँ पर डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़, वही वाली बुद्धि लगा दीजिए 1 सेकंड में जो भी लगाई थी। यहाँ पर डिजीज़ नहीं, यहाँ पर डिजीज़, कैसा? रिसेसिव। अब ये मदर डिफेक्टिव लेकिन सन नॉर्मल, तो भैया जैसे ही आप इसको ये जीनोटाइप देते, यहाँ पे डिजीज़ आ जाती, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव। 1 सेकंड में डिसाइड। ठीक, चलिए आगे। एनालाइज द फॉलोइंग, इसको एनालिसिस करिए और बताइए ये कैसा केस है। ठीक है जी, अब देखिए, कोई भी माता पिता ऐसे नहीं है जिनमें डिजीज़ ना हो, नीचे डिजीज़ हो। माता पिता में डिजीज़, नीचे डिजीज़, मतलब ये डोमिनेंट का केस हो गया। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो फादर से, ये वाली जनरेशन में देखो ना, इस वाली जनरेशन को देखो, खाली इस फैमिली को देखो, तो फादर से सन में ना जाता, एक्स फादर नहीं कंट्रीब्यूट करता सन को, तो ये कैसा ट्रेट हो गया? ऑटोसोमल डोमिनेंट का, विद इन अ सेकेंड। देखा, मैंने बोला ना, आप आखिरी तक आते आते कोई भी ट्रेट आएगा आप 1 सेकंड में कर लोगे।
अब ये बताइए कैसा है। तो यहाँ पे भी देखिए कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है, मतलब हस्बैंड वाइफ ऐसे नहीं है जिनमें डिजीज़ ना हो और नीचे आ जाए। तो ये कैसा ट्रेट है? डोमिनेंट। अब ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, बात ये आ रही है कि ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। तो देखिए फीमेल से तो दोनों सेक्सेस में जा रहा, फीमेल से दोनों सेक्सेस में जा रहा, लेकिन मेल से केवल डॉटर में जा रहा। मेल से केवल डॉटर में जा रहा है, इसका मतलब कैसा? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्योंकि मेल अपना एक्स सन को नहीं देता। डॉटर बनी, देखिए डिजीज़ आ गई, लेकिन दोनों सन बच गए, दोनों सन बच गए। दोनों सन इसलिए बच गए क्योंकि मेल अपना एक्स केवल डॉटर को देता, सन को नहीं देता। हाँ, फीमेल अपना एक्स सन को भी दे सकती, डॉटर को भी, कि फीमेल के एग में डिसाइड कौन कर रहा है सेक्स को? स्पर्म कर रहा है कि एक्स और वाई कौन सा। तो फीमेल का ये जो एक्स है ये तो डॉटर में भी जा सकता है, ये सन में भी जा सकता है। तो फीमेल के एक्स का इनहेरिटेंस दोनों सेक्सेस में हो सकता है, लेकिन मेल के एक्स का इनहेरिटेंस केवल डॉटर में होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब मेल से बीमारी अगली पीढ़ी में जा रही है तो डॉटर्स में जा रही है, सन बच जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा कैसा ट्रेट है? एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है, सीधी सी बात। तो कितनी देर लगी आपको? 10 सेकंड। जैसे ही पेडिग्री आई, मैंने कहा सबसे पहले आप ये देखिए क्या कोई कपल ऐसा है जिसमें बीमारी ना हो और नीचे बीमारी आ जाए? कोई कपल ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कपल, इनमें बीमारी नहीं है लेकिन नीचे भी नहीं है। अगर नीचे यहाँ किसी में बीमारी या करेक्टर या ट्रेट दिख रहा होता तो ये रिसेसिव का ट्रेट हो जाता। ये डोमिनेंट का ट्रेट है। 1 सेकंड में आपने डिसीजन ले लिया, अगले 5-6 सेकंड में आपने ये देखा कि फीमेल से दोनों सेक्सेस में, देखो माँ कभी भेदभाव नहीं करती, माँ सब बच्चों को प्यार देती है, लेकिन बाप थोड़ा कलाकार होता है, वो भेदभाव कर देता है। तो पिताजी ने क्या भेदभाव कर दिया? डॉटर को तो बीमारी दे दी लेकिन सन को नहीं दी। ठीक है, ये किस केस में होता है? एक्स पे अगर हो, क्योंकि फादर हमेशा अपना एक्स डॉटर को देता है, सन को कभी भी नहीं देता। तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट हो गया। चलिए आगे, ये देखिए ये आपको पेडिग्री दी गई, यहाँ पे डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़। तो कैसा? रिसेसिव। अब रिसेसिव के केस में कैसा? रिसेसिव के केस में ये हमारा एक्स लिंक रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं? ऑटोसोमल रिसेसिव इसलिए नहीं क्योंकि हर बार आपको बाहर से डिजीज़ नीचे आ जाए आपको एलील लेना पड़ेगा, ऑटोसोम। यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव का केस, तो ये डॉटर आपकी कैरियर बन के रह गई। डॉटर पे तो एक्स आ गया लेकिन डिजीज़ शो नहीं हुई, और डॉटर से जैसे ही सन में आया, ग्रैंड सन में या अगली जनरेशन में, यहाँ डिजीज़ शो हो गई। ठीक है जी। अब देखिए अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस होता तो आपको हर बार यहाँ पे मतलब वो लेना पड़ता कि डिजीज़ नीचे आ जाए जो बाहर से आ रहा, तभी यहाँ पे ये कैरियर है। यहाँ पे भी आपको जो बाहर से आ रहा है उसको डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा। यहाँ से भी आपको बाहर से जो आ रहा है डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा डिफेक्टिव एलील, यहाँ पे भी डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा जो बाहर से आई, यहाँ पे भी डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा जो बाहर से आई, यहाँ पे भी डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा जो बाहर से आई। लेकिन एक्स के केस में ऐसा नहीं है। ये हमारा एक्स लिंक रिसेसिव का केस है, तो मदर से फादर ये डिफेक्टिव हो गया, ये क्लियर है। यहाँ पे डॉटर पे ये जो है इस पे डिफेक्टिव वाला है, और मौका लगते ही जैसे ही सन में आया डिजीज़ शो हो गई, इससे डिजीज़ शो हो गई। नीचे अगर किसी में गया भी, मेल में तो जाने की कोई चांस ही नहीं, यहाँ पे ये दोनों कैरियर बन के रह गए। मदर से इस वाली डॉटर में एक डिफेक्टिव एलील आया, कैरियर बन के रह गई, और जैसे ही वो डिफेक्टिव एलील इसमें आया डिजीज़ शो हो गई। तो अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, नो डाउट, अब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट लेते हैं तो हमें ये ऑब्लिगेशन नहीं लेनी पड़ रही कि बाहर से जो आ रहा है डिफेक्टिव एलील लेके आ रहा है। लेकिन ऑटोसोमल में तभी डिजीज़ नीचे कैरी होगी जब वो डिफेक्टिव एलील होगा, तभी डिजीज़ नीचे कैरी, ये वाला डिफेक्टिव एलील कैरी का कैरियर होगा तभी यहाँ डिजीज़ आएगी। ये वाला डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा होगा तभी नीचे डिजीज़ आएगी। ठीक है जी। तो ये कैसा ट्रेट है? ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे। अब ये वाली आखिरी बीमारी है जो मैंने आपसे बोला था कि ये देते नहीं। देखिए एक्स, ये वाई लिंक ट्रेट है, क्योंकि वाई से फादर से सन में, सन से ग्रैंड सन में, ग्रैंड सन से अगले सन में केवल मेल ही डिफेक्टिव, मेल ही कैरी दिख रहे हैं। तो ये वाई लिंक ट्रेट है जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। वाई लिंक ट्रेट होलैंड्रिक ट्रेट कहलाते हैं। दिस ट्रेट आर कॉल्ड एज होलैंड्रिक।
इनके लिए टर्म यूज़ होता है होलैंड्रिक ट्रेट। ऐसे कैरेक्टर जिनके जीन वाई क्रोमोसोम पे हो उनका इनहेरिटेंस पैटर्न होलैंड्रिक ट्रेट कहलाते हैं। ये पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछे एन एग्जाम्पल ऑफ होलैंड्रिक ट्रेट, तो इसका आप देखिए क्या होता है, इसके मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस होता है, जो आप देखेंगे कानों पे, हाइपरट्राइकोसिस कानों पे बाल के ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं, हाइपरट्राइकोसिस वो एक्स लिंक ट्रेट है, ओ वाई लिंक ट्रेट है हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है जी, ये आपका एग्जाम्पल ऑफ होलैंड्रिक ट्रेट। क्लियर? चलिए आगे, अब हो गया, आखिरी वाला क्वेश्चन रह गया अब आपका एक, इसको देख लें। ये कैसा ट्रेट है? तो इसमें देखिए ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट में क्योंकि दोनों सेक्सेस बराबर से हो रहे हैं, फीमेल से दोनों में जा रहा और मेल से केवल एक्स में जा रहा, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। फीमेल से दोनों में जा रहा लेकिन मेल से केवल डॉटर में जा रहा है, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। चलिए आगे, हो गई, ख़त्म हो गई अब आपकी आज के लिए इतना काफ़ी। अब मेरे ख्याल से पेडिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। तो मिलता हूँ अगले किसी लेक्चर में और किसी टॉपिक के साथ। इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो, आखिरी तक देखा हो, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।